हेलो एवरीवन। तो आज है 1 जनवरी 2025 यानी कि साल का पहला दिन। और अगर मैं नीट के बच्चों की बात करूं तो उनके लिए लगभग 4 मंथ ही बचते हैं एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो देखो अब ना क्या है कि ये टाइम बड़ा अजीब सा है, ठीक है। 4 मंथ वाला जो टाइम होता है ना, बड़ा अजीब सा होता है। सही मायने में तो देखो बहुत कम तो बिल्कुल नहीं है, मतलब ऐसा कम, बहुत कम है कि बिल्कुल कुछ हो ही नहीं सकता वाली बात भी नहीं है, और ज़्यादा तो बिल्कुल ही नहीं है ना। सो ये बड़ा स्वीट स्पॉट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम ही है, बट चलो इतना कम नहीं है, ठीक है। तो अब ना यहाँ पे 2 टाइप के बच्चे होंगे कि एक वो जो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और जो अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाए हुए हैं जो आपको बनानी चाहिए पहले से। तो अगर आप पहले से एक स्ट्रैटेजी बनाए हुए हैं तो इट्स वेरी गुड, तो फिर तो आप उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। अगर आप अच्छा कर रहे हो उसमें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भैया, अपनी स्ट्रैटेजी तो बेस्ट ही होती है, उससे आगे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा अच्छा कौन जान रहा है, कोई नहीं जान रहा ना, है ना। तो मैं तो आप बहुत दूर हूँ आपसे, तो आपने अगर स्ट्रैटेजी बनाई है तो भाई लगे रहो और उसी को प्रैक्टिस करते रहो और ठीक चल रहे हैं। बट ना दूसरा सेक्शन बच्चों का ऐसा भी होता है कि जो बड़े डगमगाए होते हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा होता है क्या करें इस टाइम पे, क्या छोड़ दें, क्या पढ़ लें, किस पे ज़्यादा फोकस करें, किस पे कम। तो ऐसे सवाल बहुत घूमते रहते हैं। तो वो जो लड़खड़ाए हुए बच्चे हैं ना, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है और मैंने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए भी बनाया वीडियो, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट एक बात जो मुझे आपसे बोलनी है कि देखो भाई, द थिंग इज़ कि ना आप कुछ भी कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप एक्चुअली काम तो चलो करेंगे ही, वो तो अलग बात है, बट अगर आपका माइंड अच्छे से प्रिपेयर नहीं है ना तो उसे आधे में आप छोड़ देंगे, आपका जोश ही खत्म हो जाएगा। मोटिवेशन भी भाई कितनी ही चल लेगी, कितने ही दिन चल लेगी, तो जो अंदर से फायर होती है ना वही असली फायर होती है, बाहर से कोई कितना ही फायर दे देगा आपको। तो इसीलिए ना आपका माइंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। प्रिपेयर योर माइंड फर्स्ट। सारा गेम ही यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से अगर सही है ना तो भाई तभी आप अच्छे से मेहनत करने के लिए तैयार हो सकते हैं, जी जान से लग सकते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो केमिस्ट्री के 3 पोर्शन होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो एक एक करके इन सारे पोर्शंस की बात करते हैं। कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी जो तीनों में आपको फॉलो करनी है, कुछ अलग चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी जो आपको स्पेशल फोकस जिन पे करना है। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, और अदरवाइज मैं इसका PDF तो सेंड आपको कर ही दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ओके, नाउ सबसे पहले आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है कि आपको ना उसके लिए बहुत अच्छे से क्लास 11th की GOC आनी चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, कब +R लगाते हैं, कब -R इफेक्ट लगाते हैं, और IUPAC नेम्स ऑफ कंपाउंड, इवन कॉमन नेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बिना अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं ना, या अच्छे से नहीं आता है ये GOC, फिर अगर ऑर्गेनिक आपने स्टार्ट कर दी तो आप बेवकूफ़ हैं, अब बेवकूफ़ हैं, क्योंकि नहीं बनेगी बात भाई। अगर निकल भी गया तुक्के से कोई क्वेश्चन तो फिर ऐसे नहीं, कोई फायदा नहीं है ना उस चीज़ का, ठीक है। तो एज अ सीरियस एस्पिरेंट आपको अपना GOC बहुत अच्छा रखना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कुछ भी आगे करने के लिए। बाकी मैं आपको ये बता देती हूँ कि हर चैप्टर को आपको कैसे अप्रोच करना है, और हर चैप्टर के लिए वो अप्रोच सेम रहेगी। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सारे उसमें सेम ही फॉलो होगी, ठीक है। तो बेसिकली मैं 3 स्टेप्स में बांट रही हूँ आपको हर चैप्टर को। तो हर चैप्टर के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है नोट्स लर्न करना, जो आप अगर कोई कोचिंग जा रहे हैं, क्लास ज्वाइन कर रखी है आपने ऑनलाइन या कुछ भी ऑफलाइन ऑनलाइन, तो आपके जो क्लास नोट्स हैं ना वो आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। आपको बहुत अच्छे से उनको गो थ्रू करना है, हर लाइन, हर पॉइंट अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स लर्न करना स्टेप 1। अब जब एक बार स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, हाँ एक और बात भाई, ऐसा तो नहीं होगा कि आप बोलोगे कि आपने नोट्स लर्न कर ली, मान लीजिए नोट्स में 10 चीज़ें थी, 10 लाइन थी और आपने 10 चीज़ें याद कर ली, तो भाई ऑब्वियसली आप 4-5 दिन बाद कुछ चीज़ें भूलेंगे ही भूलेंगे। तो फिर क्या करें? आप कितना भी अच्छे से याद कर लें, पहली बारी में 100% याद किसी को नहीं होता, हो जाता है, बट फिर वो 2-3 दिन बाद आप भूलेंगे ही भूलेंगे। तो फिर उसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन उसका ये है, उसका एक ही तरीका है कि आप उसको एक रेगुलर इंटरवल के बाद दोबारा याद करें, फिर रेगुलर इंटरवल के बाद दोबारा याद करें। जैसे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं ना, कुछ टाइम बाद रिपीट होते रहते हैं। सिमिलरली आपने एक रिवीजन ली, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ दिन बाद दूसरी रिवीजन लेनी है, फिर कुछ दिन बाद आपको तीसरी रिवीजन लेनी है।
ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको कुछ जैसे मान लो 1 घंटा लगा जीओसी पढ़ने के लिए, 1 आवर लगा, तो जब आप दोबारा उस जीओसी को पढ़ेंगे 4-5 दिन बाद तो आपको 40 मिनट ही लगने चाहिए, और फिर जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो 15 से 20 मिनट लगने चाहिए, तो वो ड्यूरेशन कम होती जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जितना नोट्स आपने पहली बार में पढ़ा उतना ही टाइम आपको दोबारा लग रहा है। अगर आपको उतना ही टाइम लग रहा है ना, दोबारा 1 घंटा पहले लग रहा था, 4 मतलब दोबारा पढ़ा तब भी 1 घंटा लग रहा है, तो फिर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा मेरे दोस्त, गलती आपकी है। तो अच्छे से नोट्स पढ़ने हैं ताकि जब आप दोबारा पढ़ें तो वो टाइम इवेंचुअली डिक्रीज होता जाए, और एक टाइम पे आके तो बस आप ऐसे पन्ने पलटे और आपको समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है इसमें, नोट्स में क्या लिखा है, तो इस हद तक भी तैयारी हो जाती है। तो स्टेप मैं आपको बता रही थी कि आपको हर चैप्टर के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो स्टेप 1 है आपने नोट्स लर्न करने, अच्छे से लर्न करने और याद रखने, इनकी रिवीजन भी होती है बाद में, ठीक है। तो स्टेप 1 नोट्स याद किए। स्टेप 2 है आपके पास कि आपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज करनी है सबसे पहले, उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बहुत अच्छा, एनसीईआरटी बहुत बढ़िया चीज़ है केमिस्ट्री में, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, और आप वो कर लेते हैं ना तो भाई तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाती है। क्या क्या करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर में आपको सारी टाइप करनी है, मतलब मैच द फॉलोइंग भी, एमसीक्यू तो करेंगे आप, असर्शन, रीजन, सारी टाइप कर डालो, सब में कुछ ना कुछ बता ही रहा है ना, वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है, ठीक है। तो आपने सारे टाइप करने हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। तो स्टेप 1 नोट्स याद करने, स्टेप 2 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज प्लस एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेप हो जाता है पीवाईक्यू, मतलब आपने पीवाईक्यू करने हैं नीट के, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आपने नोट्स में पढ़ा है या जो आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन कर रहे हैं उनका एक्चुअली आपको बेनिफिट हुआ है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ ना आपको इनऑर्गेनिक में भी फॉलो करनी है और फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम फॉलो करना है, ओके। नाउ अब ना ऑर्गेनिक में कुछ बातें हैं, जैसे आपको शीट्स देखो, अभी क्या होता है ना कि ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, तो इतनी सारी रिएक्शंस के लिए हर बार नोट्स नहीं खोल सकते आप, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो अच्छा होगा कि आप इनके फ्लो चार्ट बना लें। फ्लो चार्ट इमेंस हेल्प करते हैं, इमेंसली, ठीक है। तो जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी नेमिंग रिएक्शन एक जगह लिख ली, उसकी एक शीट बना दी, या फिर अल्कोहल की सारी रिएक्शन एक जगह लिख दी, उसका एक फ्लो चार्ट हो गया, एल्डिहाइड का फ्लो चार्ट, कीटोन का फ्लो चार्ट, हेलो एल्केन्स का, अमाइंस का, डाइजोनियम सॉल्ट का, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका आपको फ्लो चार्ट आपने बना लेना है फॉर अ क्विक रिविजन। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्विक रिविजन में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, टाइम आपका बहुत सेव करेंगे। नाउ तो शीट आपने फ्लो चार्ट, नेमिंग रिएक्शन की शीट और डिस्टिंक्शन टेस्ट की शीट, डिस्टिंक्शन टेस्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी होते हैं उनको एक जगह लिख लो। अदरवाइज जो ये शीट्स की बात मैं कर रही हूँ मैंने भी बनाई हुई है और मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी फ्लो चार्ट के वीडियोस बनाए हुए हैं, मतलब फ्लो चार्ट के मैंने समझाया हुआ है बच्चों को रिएक्शंस फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो आप वहाँ से भी यूट्यूब चैनल से भी मेरे पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ मैंने कराया हुआ है और फ्लो चार्ट भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ ऑन एन एवरेज आपको एक चैप्टर करने में 4 दिन लगने चाहिए, ये फिक्स नहीं है, एक तो बात है, ऑन एन एवरेज बोला है मैंने, प्रॉक्स बोला है। अब हो सकता है आपको पहले से बहुत कुछ कर रखा हो आपने, तो 3 दिन लग जाएंगे, नहीं कर रखा है तो 4 भी दिन लग सकते हैं, है ना, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक की तरफ। तो इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल की बहुत बढ़िया वाली जानकारी आपको होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, जितना बढ़िया पीरियोडिक टेबल होगा आपको, मतलब एलिमेंट ही तो समझ लेना पहले आपने पीरियोडिक टेबल से, उन्हीं से तो आपको इंट्रोडक्शन मिला एलिमेंट का। तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही बढ़िया होने चाहिए आपके। उसके बाद तो जो भी इनऑर्गेनिक चैप्टर हैं वो आपने सेम फॉलो करने हैं, स्टेप तीनों वही रहेंगे जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। हाँ अच्छा, इसमें आप एक शीट, लिगेंड की शीट बनती है, लिगेंड शीट होती है, उसमें सारे लिगेंड्स आप एक जगह लिख सकते हैं, उनके चार्ज, उनकी डेंसिटी सब एक जगह लिख सकते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल होगा। ये शीट भी मैं पोस्ट कर दूंगी। नाउ इसमें आपको क्या करना है, देखिए पीवाईक्यू आप नीट के तो कर ही रहे हैं स्टेप 3 में, उसके अलावा आपको जेई के पीवाईक्यू भी करने हैं, मतलब काफ़ी मदद मिलेगी आपको नीट के लिए, ठीक है। स्पेशली इनऑर्गेनिक में जेई के पीवाईक्यू करना बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे हैं, जेई मेंस के बहुत आराम से हो जाएंगे, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो जेई के अगर टाइम मिलता है तो जेई के पीवाईक्यू भी लगाना बड़ा सही लगेगा आपको, आपकी इनऑर्गेनिक अच्छी हो जाएगी, स्पेशली इनऑर्गेनिक में तो लगाना चाहिए आपको। नाउ इसमें भी ऑलमोस्ट हर चैप्टर को 3 दिन या 4 दिन लग जाएंगे, 3 लगने चाहिए वैसे, पर हो सकता है कोऑर्डिनेशन जैसा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको 4 दिन लग जाए, अदरवाइज तो चैप्टर छोटे ही हैं। अच्छा,
फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम पैटर्न फॉलो करना है जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मैंने बताया। शीट्स में फॉर्मूला शीट होनी चाहिए हर चैप्टर की, इक्विलिब्रियम, थर्मोकाइनेटिक्स, इनकी फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, और सारे ग्राफ आपको एक जगह लिख लेने हैं, ठीक है, एक शीट में सारे ग्राफ लिख लेने हैं, ये आपके पास होने चाहिए। अच्छा, फिजिकल में भाई यूनिट्स की जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यूनिट्स में बहुत सही होना चाहिए आपका कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि मोल कंसेप्ट ना जान है फिजिकल की, तुमने जान निकाल के बचा गया है ना, तो मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, इसमें भी आपको 3-4 दिन अप्रॉक्सीमेटली लग जाएंगे हर चैप्टर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे कुछ ऐड ऑन करना है, और बायोमॉलिक्यूल आप नोट से पढ़ सकते हैं, नोट से मतलब पढ़ सकते हैं क्या, नोट से तो पढ़ने ही है, वही स्टेप फॉलो करने हैं। बायोमॉलिक्यूल आप एक बार एनसीईआरटी से भी गो थ्रू कर लेना। अच्छा, उसमें भी तो बायोमॉलिक्यूल, डी एंड एफ लॉक और पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला जो चैप्टर है क्लास 11th का, ये 3 चैप्टर कौन से बोले मैंने, बायोमॉलिक्यूल, डी एंड एफ लॉक और पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, ये तीनों चैप्टर आपको ना एनसीईआरटी से रीड कर सकते हैं, इफ़ यू हैव टाइम कर लेना, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी उसमें, ठीक है। पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक का क्या रहता है कि अब काफ़ी कुछ हट गया है, काफ़ी कम है, पर मैं आपको बोलूँगी कि आप ना, मैंने जो ट्रेंड देखा है, आप ना पी ब्लॉक में जो ऑर्डर अरेंज करने वाली बात होती है, ट्रेंड्स होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनका, जैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, फलाना ये जो भी होता है, तो ये ट्रेंड्स आपको आने चाहिए, इनकी भी शीट बना लेना, मेरे पास है, मैं आपको दे दूँगी सारी शीट, और बस इनको ट्रेंड्स को गो थ्रू करते रहना बार बार, ठीक है, बाकी ज़्यादा तो कुछ इसमें है नहीं। अच्छा, इसके अलावा आपको ये सारा सिलेबस ना आपका 2.5 से 3 मतलब 2.5 से 3 मंथ के बीच में हो जाना चाहिए, मैक्सिमम हो गया तो 3 मंथ में हो जाना चाहिए। लास्ट का जो 1 मंथ बचता है ना, वो पैरेलल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है आपको। पैरेलल स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आपने साइड बाय साइड नोट्स भी रोज याद करने, गो थ्रू करने, भूलना नहीं है, और साथ ही साथ आपने मॉक टेस्ट देने हैं, अपने टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट बोलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, कुछ भी कह लो, और साथ में आपका नोट्स पैरेलल चलना चाहिए, नोट्स रिवीजन। ऐसा नहीं है कि नोट्स छोड़ दिए बस क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी फेल स्ट्रैटेजी है, या फिर आप नोट्स ही पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चन कर ही नहीं रहे, दोनों बेकार हैं, ठीक है। तो दोनों, एक काम एक छोड़ के नहीं होगा, आपको दोनों करने पड़ेंगे, नोट्स भी याद करें और साथ साथ आपने क्वेश्चन भी सॉल्व करें, ओके। ये लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। शीट्स की हेल्प से आप बार बार गो थ्रू कर सकते हैं अपना चैप्टर। अच्छा, अब मुझे ना कुछ आपको मेन बातें बतानी है जो आपको याद रखनी है थ्रू आउट योर जर्नी। पहला, आपको ना जो शीट्स की मैं बात कर रही हूँ, आपको उनकी हार्ड कॉपी जो आपने शॉर्टकट बनाई हुई है, हार्ड कॉपी और उनकी सॉफ्ट कॉपी दोनों अपने पास रखनी है, कि कई बार कोई नहीं मिल रही तो टाइम ना वेस्ट हो। आप सॉफ्ट कॉपी होगी तो फ़ोन में देख लेंगे, हार्ड कॉपी होगी तो फिर आप हार्ड कॉपी से ही पढ़ लेंगे, तो दोनों आपके पास होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी भी और हार्ड कॉपी भी। दूसरी बात, जब आप कोई क्वेश्चन देख रहे हैं और अगर आपको कोई अलग क्वेश्चन लग रहा है कि भाई ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ऐसा भी होता है क्या, तो ऐसा वाला थॉट आ रहा है, तो कुछ नई इन्फॉर्मेशन है ना, तो आप उसके लिए एक अलग से सेपरेट नोटबुक बना लो और उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ लिख दो, कि ऐसा लगता है कि हमें याद रहेगा, याद किसी को नहीं रहता है, तो इसलिए फिर आप उन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए अलग सी कॉपी बना लो और उसमें नोट डाउन करते रहो, ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आप कोई क्वेश्चन देखते हैं, आपको ट्रिकी लगता है या आपको लगता है ये तो टफ है, तो उस केस में आप एक काम करो, उसको सर्कल कर दो क्वेश्चन को, ओके, या उसको नोट डाउन कर लो उसका नंबर, और थोड़े टाइम बाद उसको दोबारा अटेम्प्ट करो, उसको ज़रूरी अटेम्प्ट करना, क्योंकि पहली बार तो बस हो गया, आपसे निकल गया क्वेश्चन, बट जब आप टफ है तो बार बार आप पढ़ेंगे तो फिर आपका उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो कंसेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। एक यही तरीका है टफ क्वेश्चन को हैंडल करने का, बार बार क्वेश्चन करें, ठीक है, या टफ टॉपिक को हैंडल करने का। लास्ट चीज़ मुझे जो बोलनी है वो ये कि आपको इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी है नोट्स को, रिवीजन को, नोट्स रिवीजन को या शीट रिवीजन कह लो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस को। इनको ऐसा नहीं करना है कि एक को छोड़ के दूसरा पकड़ लिया, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और नोट्स रिवीजन दोनों ही चलनी चाहिए, एक के बिना दूसरा अधूरा है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है, मैंने आपसे शेयर करी और आई होप आपको हेल्प करी होगी। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बट हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो तो आप इससे ज़्यादा बहुत कुछ कर सकें। जैसे अगर टाइम है तो जेईई के भी PYQ कर लो, टाइम की बात है ना सारी, बट ये बेयर मिनिमम है, इतना तो आपको करना ही है, इससे इससे कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई और आपको हेल्पफुल रही हो। अगर हेल्पफुल रहेगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें।
और आज मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।